देख लो गोइंग लाइव। ठीक है, लाइव है, आवाज आ रही है क्लियर सर? हम ये चीज़ है। वन सेकेंड। एक बार देखिए आप, आवाज़ बच्चों आ रही है क्लियर मेरी? एक बार आप कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है क्लियर, तो हम फिर क्लास को स्टार्ट करें। ये चीज़ है। ठीक है, आवाज़ आ रही है बच्चों? एक बार ज़रा हमें बता दें कि वॉइस क्लियर है तो हम क्लास को कंटिन्यू करें। ओके, मोहम्मद सैफ अली सैफ़ी, ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ओके, गुड। ठीक है बच्चों, कल लास्ट टर्म पे हमने देख लिया था कि जो सेल हिस्ट्री थी हमारी, वो सेल हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया था, करेक्ट? आज की क्लास में हम लोग आगे उसको प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं कि सेल आखिर होते कितने टाइप के हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, मैं बात कर रहा हूं किसके बेसिस पर बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, सेल इज टू टाइप। सेल कितने तरीके के होते हैं बच्चों? सेल इज टू टाइप, सेल दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा हो गया बच्चों? एक अपने पास है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है अपने पास यूकैरियोटिक सेल। कौन से है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है बच्चों अपने पास कैसा? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसके बिहाफ पे किया बच्चों हमने? ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज। सेल साइज के बेसिस पर हमने सेल को कितने टाइप के देखे? हमने दो टाइप के सेल को देखा। एक था अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है अपने पास कौन सा बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। कई बार यहाँ के डिफरेंट से क्वेश्चंस आते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो बच्चों एक तरफ डिवाइडर डालिए, आप लिखिए एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल लिखिए और दूसरी तरफ हम लिखेंगे बच्चों यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हमने क्या लिखा बच्चों? एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ है अपने पास कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हमने सेल के साइज के बेसिस पे बात किया था, तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के साइज को बात कर लेते हैं कि इसका साइज क्या होता है बच्चों। साइज होता है बच्चों इसका 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर तक। ये सिंबल है बच्चों माइक्रोन का और मीटर का, यानी प्रोकैरियोटिक सेल साइज में बहुत ही छोटा होता है। यूकैरियोटिक के साइज की अगर हम बात कर ले तो इसका जो साइज होता है बच्चों, वो साइज होता है 10 टू 100 माइक्रोन मीटर के आसपास। कितना होता है? 10 टू 100 माइक्रोन मीटर के आसपास। क्लियर टू एवरीवन? मैंने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, सेल को साइज के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो एक है अपने पास प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम लोग साइज की ही बात कर लेते हैं कि सर साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक का साइज होता है 0.1 टू 10 माइक्रोन मीटर। यूकैरियोटिक का साइज होता है 10 टू 100 माइक्रोन मीटर। गेटिंग माई वर्ड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये तो साइज की बात हो गई। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंट क्या है बेटा? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों? एब्सेंट होगा। जबकि अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यहां पर न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्लियर? बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में बेटा? कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चों कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? ऑब्वियसली सी बात है, नहीं होगा। तो यहां न्यूक्लियस जब नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होता है बच्चों, यहां पर एब्सेंट होता है। यहां जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। आई बात समझ में बच्चों? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहां जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो एवरी न्यूक्लियस इज बाउंडेड विथ अ मेम्ब्रेन। हर एक न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जिसे हम और आप कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि दूसरा क्या मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में बेटा। तो याद रखिएगा, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। all the membrane bounded cell organelle is absent। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होंगे बच्चों, वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। while all the membrane bounded cell organelle all the membrane bounded cell organelle is present। अब वो सारे के सारे यहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब वो सारे के सारे अगर प्रेजेंट है तो वो कौन कौन से हैं? देखिए यहां से बहुत अहम सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, एमयू में कई बार सवाल आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। तो गांठ बांध करके ये बात को याद रखिए, तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो क्या है बेटा? डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थ्री ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। एक्सेप्ट राइबोसोम के, जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। राइबोसोम इज अ ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज मेम्ब्रेन लेस, रेस्ट ऑल ऑफ देम इज अ सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ में आई बातें? तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो कि कैसे हैं बेटा? डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। इकलौता वाहिद अकेला सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम है जो कि क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। और बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा, चाहे वो सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल हो, चाहे वो डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया बच्चों, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइजोसोम हो गया, एटसेट्रा। ये सब सारे के सारे यहां पर प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होंगे, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अच्छा, तीसरा बात हमने ये कहा आपसे कि इकलौता वाहिद अकेला राइबोसोम ही है जो कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है। तो राइबोसोम, इसका मतलब कि प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाएगा। तो यानी यहां पर राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनल के नाम पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होता है बच्चों? ओनली राइबोसोम इज प्रेजेंट। राइबोसोम इज प्रेजेंट। चूंकि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। लेकिन याद रखिएगा, बट स्मॉल राइबोसोम इज प्रेजेंट। लेकिन यहां पर भी छोटा वाला राइबोसोम प्रेजेंट होता है, स्मॉल राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 70s राइबोसोम। यहां पर एस का मतलब होता है बच्चों सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या इसी को हम और आप कहते हैं सोएडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा? यस, यूकैरियोटिक के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर है तो यूकैरियोटिक के अंदर नहीं होगा। अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम है तो यूकैरियोटिक के अंदर नहीं होगा।
डिफरेंस ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम है, यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा, बट यहां थोड़ा सा डिफरेंट होगा। राइबोसोम इज प्रेजेंट, यहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा, बट कैसा वाला बच्चों? लार्ज राइबोसोम, यानी 80s 70s प्रोकैरियोटिक में था और 80s किसके अंदर है बच्चों? लार्जर राइबोसोम के अंदर है। यानी 80s जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, और 70s जो राइबोसोम है, स्मॉल राइबोसोम जो है, वो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्योंकि राइबोसोम इसलिए प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर व्हाट अबाउट द प्लास्टिड ट्रू चैनल? देखिए बेटा, प्लास्टिड को अभी हमने शुरू नहीं किया, प्लास्टिड को हम शुरू करेंगे, फिर आपको हम बताते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड के 3 टाइप कर दिए गए पिगमेंटेशन के बेसिस पर, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा बेटा कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सो क्लियर यहां पर? ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? अब हम लोग और बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सो चलो बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में और डिफरेंस क्या हो सकता है? हमने देखा कि राइबोसोम वहां पर प्रेजेंट था, यहां पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट था। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर कि यहां जो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा बच्चों? डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, वो कैसा होता है बच्चों? डीएनए इज सर्कुलर। डीएनए इज, इसका डीएनए सर्कुलर होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी यूकैरियोटिक का डीएनए इज लीनियर। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है बच्चों? डीएनए लीनियर होता है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें बेटा, इसका जो डीएनए होता है वो नैकेड होता है। डीएनए इज नैकेड, इसके डीएनए के ऊपर कोई भी बाउंड्री, किसी भी चीज की कोई लेयर नहीं होती है। यहां की अगर हम लोग बात करें तो डीएनए यानी यूकैरियोटिक में डीएनए इज बाउंडेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए किस चीजों से बाउंडेड होगा बेटा? हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंडेड होगा। अच्छा, जब न्यूक्लियस को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये डीएनए बाउंडेड और नैकेड का क्या मतलब है, इन चीजों के बारे में। अच्छा, एक बात और यहां पर याद रखिएगा कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये बेटा हिस्टोन प्रोटीन नेचर में कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन नेचर में बच्चों बेसिक इन नेचर होता है। याद रखिएगा कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। आ रही है बात समझ में या नहीं आप लोगों को? मैंने क्या कहा? इसका डीएनए सर्कुलर होगा, उसका डीएनए लीनियर होगा। यहां पर डीएनए नैकेड होगा, यहां पर डीएनए जो है वो नैकेड नहीं होगा, बाउंडेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं मैं। ये मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा हूं, और यहां डीएनए सर्कुलर, ये बात कर रहा हूं मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। गेटिंग माय वर्ड्स? ओके, नाउ यहां अगर हम लोग बात करें बच्चों तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। यहां पर बच्चों सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यहां की अगर मैं बात करूं तो मेनी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। आ रही है बात समझ में या नहीं? मैंने क्या कहा? प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बातें? यहां पर होता है आपका ट्रू चैनल, यस, बेसिक इन नेचर, यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, ये था अपने पास आपके लेवल पे बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर बच्चों? यहां तक में किसी को कोई सवाल, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 प्रोसेस जिसके बारे में हमें और आपको पढ़ना है बच्चों। एक आता है अपना प्रोसेस है डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस है बच्चों?
डिफ्यूजन प्रोसेस है, और दूसरा जो प्रोसेस है उसे अपन कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बच्चों से हम लोग? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं कि व्हेन अ सेल केप्ट इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन, व्हेन अ सेल केप्ट इनटू द आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन। इस तरीके के सवाल आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो आप देख करके उसे एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए बेटा, डिफ्यूजन केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस के मॉलिक्यूल्स हो, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहेंगे उसे हमारा? डिफ्यूजन कहेंगे। क्लियर? तो डिफ्यूजन हम लोग किसको कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें आपसे कि डिफ्यूजन किसको कहेंगे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स किन किन चीजों के बेटा? लिक्विड हो या गैस हो, इसके मूवमेंट का मॉलिक्यूल्स हो रहा है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कहां से बच्चों? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration that process is known as क्या कहेंगे बच्चों से हमारा? आप डिफ्यूजन कहेंगे। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? इफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सॉलिड लिक्विड का हो या गैस का हो, अगर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को हमारा आप क्या कहेंगे बेटा? डिफ्यूजन कहेंगे। इसके एग्जांपल बहुत आसान है, जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग ऑफ अ परफ्यूम स्मेल इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसे आप क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, आपके क्या कहते हैं भाई, आपकी बहन, कोई भी परफ्यूम लगा करके, या कोई भी एक XYZ आपके घर पे गेस्ट आया, वो परफ्यूम लगा करके आया, तो जैसे ही वो घर के अंदर आपके डोर के अंदर इंटर करता है, आपको परफ्यूम की स्मेल फील होती है कि हाँ भैया कोई अच्छी खुशबू है, लगा रखा है इस बंदे ने। अब यानी मतलब क्या हो गया कि इस शर्ट, इस कमीज के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल बात करें, तो यहां पर मान लीजिए कि हमने परफ्यूम की बोतल लगा करके परफ्यूम लगाया है, तो इस शर्ट, इस कमीज के ऊपर क्या कंसंट्रेशन लेवल ऑफ परफ्यूम स्मेल इज हाई। अब जैसे ही मैं किसी के घर जाऊंगा, क्लासरूम के अंदर इंटर करूंगा, तो ऐसे कंडीशन में उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उस परफ्यूम की स्मेल की कंसंट्रेशन जीरो है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा स्मेल, और आपको स्मेल क्या होगा? फील होगा कि अच्छा ये अच्छा खुशबू है, बदबू है, जो भी है XYZ। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ परफ्यूम स्मेल इज एग्जांपल ऑफ अ डिफ्यूजन। इसके एग्जांपल अगर हम लोग एक और देख ले बेटा, तो इसी के एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? इसी के एग्जांपल्स में अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा, एल्वियोलर सैक पढ़ा होगा। इफ यू रिमेंबर एल्वियोलर सैक, याद है? लंग्स का पार्ट था हमारा एल्वियोलर सैक। तो एल्वियोलर सैक इज सराउंडेड विथ अ ब्लड वेसल्स। एल्वियोलर सैक के चारों तरफ से क्या होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स होते हैं प्रेजेंट। अच्छा, इस ब्लड में, यहां पर इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा बेटा? ब्लड होगा, ऑब्वियसली सी बात है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है ज्यादा, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आपने किया है इनहेल ऑक्सीजन को, तो यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेवल है ज्यादा। यहां पर बच्चों, एक सेकेंड, यहां पर बच्चों अगर मैं बात कर लूं, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है ज्यादा, यहां पर CO2 का कंसंट्रेशन लेवल है ज्यादा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल है कम। यहां इस एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल बेटा क्या है? यहां पर ज्यादा है, और CO2 का कंसंट्रेशन लेवल यहां पर क्या है? कम है। क्योंकि आपने इनहेल किया है ना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेवल आपके अंदर क्या होगी? आपके लंग्स के अंदर ज्यादा होगी। तो यहां से ऑक्सीजन निकल करके कहां चला जाता है बेटा? इस ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके कहां आ जाता है बच्चों? यहां आ जाता है। ये भी एग्जांपल है एक बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन का। समझ में आ रही बातें? वैसे यहां पर बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का पूरा खेल होता है, पार्शियल प्रेशर का पूरा खेल होता है। जब हम क्लास 10th रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर।
PO2 के अंदर कितना होता है, पी एल्वियोलर सैक के अंदर कितना होता है, बाकी चीजें। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बेटा डिफ्यूजन का। आई बात समझ में सबके, क्लियर है यहाँ तक? डिफ्यूजन किसको कहेंगे? सो ओके सर, ऐसा हटा है कि कोई चीज नहीं आएगा ना 11th एंट्रेंस में। MD गुफरान खान सर, ऐसा होता है कि कोई चीज ना आए। सर ये सिंगल से समझ नहीं आता है, सिंगल ही समझ नहीं आता, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके सर, ऐसा होके कोई चीज 11th एंट्रेंस में ना आए, 11th आगे आएगा ना 11th एंट्रेंस में। आप सही से गुफरान साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सर ऐसा HT के कोई चीज, फिर क्या लिखा है इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ना 11th एंट्रेंस में। देखिए बेटा, जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब मैं जाहिर सी बात है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी टीचर ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि हाँ जो मैं पढ़ा दिया हूं, ठीक है ना, या जो यही क्वेश्चंस आएगा, ऐसा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं डिफ्यूजन पढ़ा रहा हूं तो यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर ये कोई कह रहा है तो बिल्कुल आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, लेकिन इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको कंटेंट हम देंगे, इंशाल्लाह उसी के अंदर से 99% चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे। समझ लीजिए इन चीजों को। और एक आध क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना बेटा। 17-18 क्वेश्चंस होते हैं MU 11th एंट्रेंस में बायो के, कई बार वो बायो के 11th 12th के भी क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको सिलेबस जो दे रखा है, सिलेबस जो डिजाइन है, उसी को आपको फॉलो करना, उसी को आपको स्टडी करनी, उसी के लिए आपको प्रिपेयर करना। एक आध दो क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आते हैं, जहां से आएंगे वहां मैं आपको बता दूंगा। जैसे जामिया के अंदर 2021 के सेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट इज द एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर सैक, तो वहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेते हैं जहां पर इस तरीके के सवाल होते हैं। सो क्लियर? चलिए सर, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी उससे हटकर नहीं आएगा ना? इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं आएगा उससे हट करके, आप लोग परेशान ना हो। जो कंटेंट दे रखा है, आप आज पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको आज पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। मोर देन 13 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं, और हर साल ना जाने कितने स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, और बाद में आप यकीन जानिए कि आप खुश होकर के आएंगे, सर कहेंगे कि जो पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चंस आया है। तो आप उसके लिए मुतमईन रहे कि जो पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, उससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बेटा ऑस्मोसिस के बारे में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की अगर अपन बात करें बच्चों कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, तो हमने डिफ्यूजन में देखा कि डिफ्यूजन में लिक्विड और गैस दोनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था, समझ में आ रही बातें। लेकिन ऑस्मोसिस में बेटा ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहां भी मूव करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां लोअर टू हायर कर देगा। बेटा याद रखिएगा, कभी भी नेचुरली मूवमेंट लोअर टू हायर नहीं होगा। अगर लोअर टू हायर होता है तो ऐसे मूवमेंट में हम लोग उसको कहते हैं एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, एनर्जी की खर्च होगा, और एटीपी का यूटिलाइज होगा, और ऐसे हम लोग मूवमेंट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मैंने क्या कहा? नेचुरली, प्रकृति रूप से, कुदरत नेचुरल तरीके से कभी भी मूवमेंट लोअर टू हायर नहीं हो सकता है। मूवमेंट ऑलवेज होगा हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर कभी आपको ये पूछा जाए कि इफ द मूवमेंट इज अकर फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन व्हाट विल बी हैपन, तो याद रखिएगा बेटा वहां पर एटीपी का यूटिलाइज होगा, एनर्जी खर्च होगा, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, तो यहां पर भी क्या होता है? हायर टू लोअर होता है। बट तो कहोगे सर फर्क क्या रहा कि यहां पर भी तो लोअर टू हायर, लिक्विड में भी वहां से भी हायर टू लोअर हो रहा था, यहां पर आपने भी कहा कि यहां भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो दोनों में तो लिक्विड का मूवमेंट हो ही रहा है। फर्क क्या रहा बच्चों? फर्क है यहां पर, फर्क ये है कि यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट थ्रो बाई
थ्रो बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। याद रखिएगा, अगर मैंने कहा कि मूवमेंट अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है और ऐसे में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ऐसे मूवमेंट को हमारा आप क्या कहते हैं बेटा, ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहेंगे क्या, ऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि ऑस्मोसिस आखिर कितने टाइप का होता है, ऑस्मोसिस के क्या है। तो ऑस्मोसिस की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्मोसिस दो तरीके का है बच्चों। एक है बच्चों एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस है, और एक है बच्चों एक्सो ऑस्मोसिस है। आई बात समझ में या नहीं? मैंने क्या कहा, एक है इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा है अपने पास क्या बच्चों, एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, जरा इस चीजों को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सेल है। इस सेल के अंदर अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करके आता है फ्रॉम द आउटर मीडियम, आउटर मीडियम से अगर सेल के अंदर आता है कोई चीजें, तो उसको हम लोग कहेंगे बेटा एंडो ऑस्मोसिस। और जस्ट अपोजिट, अगर सेल मीडियम से, सेल के अंदर से कोई चीज निकल करके लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऐसे को हम लोग बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोला जाएगा इसको, हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस बोलेंगे। आई बात समझ में या नहीं? मैंने क्या कहा, इफ द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, that process is known as क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। if the movement of liquid molecules from inside to outside the cell क्या कहेंगे उसे, हमारा आप एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब ऑस्मोसिस के बुनियाद पर, ऑस्मोसिस के बिहाफ पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, इन चीजों पे जरा बात कर लेते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आएगा 11th एंट्रेंस में, नहीं। गौरव हेलो हेलो। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। आगे हम लोग किस चीजों पे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं बेटा, तीन टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन इज थ्री टाइप। कितने टाइप के हो जाते हैं बच्चों सॉल्यूशन, तीन टाइप के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं जरा समझ लेते हैं इन चीजों को। एक आता है बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आता है बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आता है बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा जरा सही से। मैंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बेसिस पर बच्चों सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, ठीक है सर, जो आप पढ़ा रहे हो उसी में से उसके हटकर नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, आप टेंशन ना ले उस चीजों के लिए। इसे नोट कीजिएगा जरा फटाक से बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं किन चीजों के बारे में, जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन होता क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। क्या आप लोगों ने इसे नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, अगर कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी का कमेंट? ओके ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किन चीजों के बारे में बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो जरा सा इसे नोट कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किस चीजों के बारे में, पहला कौन सा था अपना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
अच्छा बच्चों, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे किसको, तो आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं? कोई कमेंट लिख करके जरा बताएं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते किसको हैं। आप में से कोई बता सकता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को डालेंगे तो व्हाट विल बी हैपन? इफ वी डिसॉल्व अ सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल बी हैपन? इफ एनीवन नो अबाउट, कमेंट कीजिए बच्चों। ओके यहाँ पर कह रहे हैं ओके ठीक है। अच्छा कमेंट सेक्शन कह रहे हैं बच्चे बंद है, स्लो मोड इज ऑन। अच्छा ओके चले कोई बात नहीं है, स्लो मोड ऑन है तो उसे बाद में देख लिया जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते किसको है। देखिए आपके पास मैंने एक मीडियम दिया और मीडियम कुछ इस तरीके से है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज लो, मान लो कि आपके पास ये एक सेल है, एक आरबीसी सेल को आपने डाला फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर, और अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन लेवल नेगेटिव में है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन पॉजिटिव है। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? इफ द सेल मीडियम कंसंट्रेशन इज हाई एज कंपेयर टू सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन, तो लिख सकते हैं बच्चों इस चीजों को हम लोग यहां पर, इफ आउटर मीडियम concentration level, if outer medium concentration is high, नहीं यहां पर low, then the cell called as, क्या कहेंगे ऐसे मीडियम को बेटा हम लोग? called as हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे इसे हम लोग। अच्छा अभी हमने आपको बताया कि मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होता है बच्चों? मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आपने अभी बताना है कि हायर कहां है? सेल के अंदर। तो सेल के अंदर से बाहर की तरफ सेल में से क्या होगा बेटा? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? तो यानी सेल से चारों तरफ पानी निकल करके चले जाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे बच्चों कि इफ यू डिसॉल्व अ सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो सेल से जब लिक्विड निकल जाएगा तो सेल क्या होगा? स्वेल अप करेगा, फूल जाएगा? नहीं भाई, ऑब्वियसली सी बात है। गुब्बारे से हवा निकाल दो, गुब्बारा फूल जाएगा? नहीं, गुब्बारा क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। तो यानी सेल विल बी, क्या लिख सकते हैं यहां पर बच्चों हम लोग? श्रिंक। तो ऐसे कंडीशन में हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? सेल विल बी श्रिंक। और ये कैसा मीडियम है बच्चों? ये मीडियम था आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन याद रहेगा आपके पास, सवाल पूछ लिया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखिए, आपको देखने के लिए मिलेगा। पूछा जाता है सवाल, इफ वी डिसॉल्व अ सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर आपको इस तरीके का स्टेटमेंट देगा कि इफ द सराउंडिंग एनवायरमेंटल इज लो देन द सेल इज कॉल्ड एज। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सेल का कंसंट्रेशन क्या बेटा? नेगेटिव है, सेल के अंदर पॉजिटिव है, तो ऐसे को हमारा आप क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर ये बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से बच्चों। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा किस चीजों के बारे में बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब याद रखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते किसको है बच्चों? कहता है इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज लो। मान लीजिए आपको मैंने एक, फिर से आपको एक हमने बीकर दिया, अब इस बीकर के अंदर आपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट यानी आपने यहां पर डाल दिया किस चीजों को बेटा? लिक्विड को। फॉर एग्जांपल आप एक रेजिन किसमिस को लीजिए और उसको पानी से भरे क्या किस में डाल दीजिए बेटा? बाउल के अंदर डाल दीजिए। तो चलिए मान लेते हैं आगे आपने यहां पर एक सेल को लिया और इस सेल को डाल दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी सेल है XYZ, ठीक है, इस सेल के अंदर। तो अगर मैं बात करूं सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, मैं कह रहा हूं यहां पर नेगेटिव है। आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सेल का कंसंट्रेशन क्या बेटा?
पॉजिटिव है। तो यहां आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा या नहीं होगा बच्चों, बोलो। बिल्कुल होगा। अब जब बिल्कुल होगा, आउटर से एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ यानी आउटसाइड टू इनसाइड द सेल होगा, तो ऐसे प्रोसेस को हमारा आप क्या कहते थे बच्चों, बोलिए। इस प्रोसेस को तो हमारा आप कहते थे एंडोऑस्मोसिस, कहते थे ना। तो वाया एंडोऑस्मोसिस लिक्विड सेल के अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर अगर पानी भरा जाए, गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाए, तो क्या होगा बताइए, गुब्बारा स्वेल अप करेगा या नहीं करेगा। सेल यहां पर भी क्या होगा, इफ द सेल डिसॉल्व इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपन, सेल विल बी स्वेल अप। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका कि क्या कहेंगे बेटा, इफ आउटर मीडियम कंसंट्रेशन, आउटर मीडियम कंसंट्रेशन इज हाई, बाहर की दुनिया का कंसंट्रेशन लेवल क्या है बेटा, हाई है, देन द सेल, सेल के बुनियाद पे, सेल के बिहाफ पे, तो कॉल्ड एज, ऐसे मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड एज कहेंगे बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ इफ वी डिसॉल्व अ सेल इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मैंने बताया कि क्या होगा बच्चों, सेल के अंदर पानी जाना शुरू होगा, और सेल के अंदर जब लिक्विड जाएगा तो सेल क्या होगा बच्चों बताइए, सेल विल बी स्वेल अप, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं, यहां पर आपने जो सेल को डाला था वो सेल क्या हो जाएगा बताइए, आपने इस तरीके के सेल को डाला तो सेल क्या हो जाएगा, और राइज अप हो जाएगा और स्वेल अप कर जाएगा। तो यानी हम यहां पर डालेंगे तो सेल विल बी क्या लिखेंगे बेटा, सेल विल बी स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा। और ये कंडीशन क्या है बेटा, ये कंडीशन है आपके सामने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। क्लियर बच्चों, नोट कर लिया यहां तक, यहां तक में किसी को कोई डाउट, कोई सवाल हो तो बताइए। चलिए जी, बोर्ड क्लिपिंग ओके, ठीक है। ओके अभिनव कह रहे हैं स्वेल अप, टेक्नो राशिद कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा किस चीजों का बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है हमारा किस चीजों का बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पहले हम जरा सा देख लें कि होता क्या है, कैसे काम करेगा ये। देखो बच्चों, हमने आपको एक मीडियम दिया और इस मीडियम के अंदर आपने एक सेल को डाल दिया, फॉर एग्जांपल किसी भी सेल को, चलो आरबीसी सेल ही बना देते हैं बच्चों। अब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। इफ द सराउंडिंग मीडियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द आउटर मीडियम कंसंट्रेशन, अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, तो क्या सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा, नहीं आएगा बच्चों। क्या सेल के बाहर से मतलब आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर वाटर आएगा, नहीं आएगा बच्चों। न सेल के अंदर पानी जा रहा है, न सेल के अंदर से पानी बाहर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपने न्यूटन का लॉ भी पढ़ा होगा, इफ द फोर्स इज इक्वल द वर्क डन इज जीरो। तो वैसे ही ना यहां से लिक्विड का मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है, तो सेल के शेप में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आएगा बच्चों। तो मतलब हम बता सकते हैं यहां पर कि वी डिसॉल्व अ सेल इनटू द आइसो, आइसो का मतलब ही होता है बराबर, आइसो मीडियम सॉल्यूशन में अगर आप डालेंगे तो सेल के शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं सेल शेप विल बी नो चेंज, सेल के शेप में कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर लिख के आ सकते हैं, इफ द आउटर मीडियम कंसंट्रेशन, इफ आउटर मीडियम कंसंट्रेशन is equal to cell medium concentration, cell medium concentration called as, क्या कहेंगे बेटा इसे हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और इफ वी डिसॉल्व अ सेल इनटू हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेल विल बी, सेल शेप विल बी नो चेंजेस, सेल के शेप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ रही है बातें आप लोगों को या नहीं? ओके, टेक्नो राशिद कह रहे हैं नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा? अच्छा, सेल शेप के अंदर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिल्कुल सेल के शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को बेटा यहां पर। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं बच्चों, बात करते हैं किस चीजों के बारे में, कि सेल शेप के यहाँ पर लिखा आपने स्वेलअप कर जाएगा अभिनव सिंह, ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इससे सवाल कई बार आते हैं, कई बार पूछे गए हैं सवाल, और यहाँ से सवाल अच्छे खासे आते हैं बेटा। याद रखिएगा हर साल एक आध क्वेश्चन यहाँ से चिपका दिया जाता है कि भैया सेल के शेप में डालेंगे प्रोकैरियोटिक, जो आज वाला टॉपिक पर हमने कि प्रोकैरियोटिक का साइज क्या हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, जैसे सवाल आपको इस तरीके से पूछ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, which of the following is membraneless? इनमें से कौन मेम्ब्रेनलेस होता है? अब क्या जवाब देंगे बेटा यहां पर? ऑप्शन ए आपको मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास न्यूक्लियस, तीसरी ऑप्शन है बच्चों आपके पास राइबोसोम, और डी ऑप्शन है बच्चों आपके पास गोल्जी बॉडी। तो आप हमें बताएं इनमें से कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेनलेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज मेम्ब्रेनलेस? चलिए बच्चों, आप में से हमें कमेंट करके बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज अ मेम्ब्रेनलेस। इनमें से मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल कौन सा है बच्चों? कि इसमें चैट कहाँ गया? इसमें चैट, एक सेकेंड, फोन में चैट क्यों नहीं आ रहा भाई देखने के लिए। चलिए, आप में से कोई कमेंट करके हमें बताएं यहां पर कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल कौन सा होगा। पता नहीं कमेंट, अच्छा स्लो मोड ऑन है इसलिए। देखिए बेटा, हमने आपको बताया था यहाँ पर कि इनमें से जो सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, और वो है कौन से बेटा? इकलौता अकेला एक ही है, और उसका नाम है राइबोसोम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी क्या होगा बेटा आपका? राइबोसोम, जिसके ऊपर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने और आपको पेश करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल? विच of the following is double bounded? डबल बाउंडेड, इनमें से कौन सा डबल बाउंडेड है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, सी न्यूक्लियस, और डी ए एंड सी बोथ। ए एंड सी बोथ, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल डबल बाउंडेड है बेटा? इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कि डबल बाउंडेड होते हैं?
तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि डबल बाउंडेड होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तो एक है, यहाँ पर ये मिल रहा है अपने को, न्यूक्लियस भी दिख रहा है दूसरा, और गोल्जी बॉडी एक सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। सो हम करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, यानी ए एंड सी बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बात है यहाँ तक? या किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो बताइए आप लोग हमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पूछ रहे थे ना कि व्हाट अबाउट द प्लास्टिड, टेक्नो चैनल वाले, ठीक है ना। तो प्लास्टिड के बारे में आप पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आइएगा, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड इज 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। अगली क्लास में हमारा स्टार्ट होगा बेटा प्लास्टिड से हम स्टार्ट करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया तक हम कंप्लीट करेंगे। तो जितना टारगेट है उतना लेकर के चलेंगे और उसको पढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।